हेलो गाइस। कोविड-19 के बाद सबसे पहले यदि किसी चीज को बंद किया गया था तो वो था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद किया गया और अभी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोला नहीं गया है। इसके पीछे का सबसे मेन कारण ये है कि लगातार कोविड-19 के केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब बहुत सारे एक्सपर्ट इस बात के लिए सलाह दे रहे हैं कि भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम है, इस ऑनलाइन सिस्टम्स के माध्यम से हमें अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ओपन करना चाहिए। क्या भारत में पॉसिबल है कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन चला सके? इसके क्या निगेटिव है, इसके क्या पॉजिटिव है, इन सब सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे और भारत के लिए कहां कहां पे चैलेंजेस हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप इंटरनेट के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड कराइए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कह सकते हैं, जब कभी आप किसी चीज को यूट्यूब के माध्यम से सीखते हैं तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम है। ऑनलाइन एजुकेशन दो तरीके से प्रोवाइड कराई जाती है। नंबर 1 है सिंक्रोनस और नंबर 2 है असिंक्रोनस। सिंक्रोनस सिस्टम में यह होता है कि हम और टीचर एक ही समय में अलग अलग स्थान पे बैठ करके एजुकेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि यदि हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट या हमारा स्कूल हमारे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है तो वहां से टीचर हमें पढ़ाएगा और हम घर बैठ करके पढ़ेंगे, यानी एक ही समय पे ये चीजें उपलब्ध होती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप दोनों साइड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसमें चैट का ऑप्शन होता है या फिर माइक के माध्यम से भी आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा साधन माना जाता है। लेकिन असिंक्रोनस सिस्टम में यह होता है कि वहां पे आपको पहले से ही इंटरनेट पे बहुत सारी मटेरियल, बहुत सारी सामग्री उपलब्ध होगी और उसी में से आपको किसी एक पॉइंट्स को चूज करना होगा और आप उसमें से देख करके पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे जो अपने द्वारा बनाई गई वीडियोस को यूट्यूब पे डालते हैं और यूट्यूब के माध्यम से उस चीज को आप देख सकते हैं। तो ये असिंक्रोनस सिस्टम में होता है। ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि टाइम, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑनलाइन एजुकेशन में आप जब चाहें तब अपने सुविधा अनुसार कभी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ करके या एजुकेशनल कोचिंग से जुड़ करके आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। नंबर 2, इसका सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज ये होता है कि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। जब कभी आप स्कूल में होते हैं तो ये चीजें आपको उतना आसान नहीं लगती है, लेकिन जब कभी आप इंटरनेट के माध्यम से किसी चीज को सीखते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड जो इशू होते हैं उस कॉम्प्लिकेटेड इशू को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आप इंटरनेट पे उपलब्ध सामग्री को बार बार देख करके उस कॉम्प्लिकेटेड इशू को बहुत ही इजी फॉर्म में समझ सकते हैं। तो ये इसका दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है। ऑनलाइन एजुकेशन का तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्किल इंप्रूवमेंट, यानी आपकी जो स्किल्ड होती है इसमें इंप्रूवमेंट होता है। इसमें स्किल्ड में इस प्रकार से इंप्रूवमेंट होता है कि जब कभी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपके बहुत सारे विकल्प मिलते हैं और इस विकल्प के माध्यम से आप अपनी स्किल्ड का इंप्रूवमेंट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इंटरनेट को अच्छे तरीके से चलाना समझते हैं तो आप गूगल के माध्यम से और फिर उसके बाद और अदर प्लेटफॉर्म जो आपके अवेलेबल हैं, आप वहां से जाकर के बहुत सारी नई नई चीज सीख सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का चौथा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, कि इनइक्वालिटी इन एजुकेशन को हम क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। क्योंकि आप अभी भी देखेंगे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जिसमें इनइक्वालिटी बहुत बड़े लेवल पे है। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर्स में भी बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है और यहाँ पे यदि हम इस प्रकार से इसको लेकर के आते हैं तो HDI में जो रैंकिंग जारी की जाती है उस HDI में जो पैरामीटर्स रखे जाते हैं उसमें से एक पैरामीटर्स में एजुकेशन है। अगर ऑनलाइन माध्यम से हम सभी लोगों को एजुकेशन पहुंचा पाते हैं तो आई थिंक यहाँ पे बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा HDI में। ऑनलाइन एजुकेशन का पांचवा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है और पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि कास्ट ऑफ एजुकेशन बहुत कम होती है। कास्ट ऑफ एजुकेशन इसलिए कम होती है कि कोई भी व्यक्ति आसानी के साथ बहुत कम पैसे में अच्छी से अच्छी क्वालिटी में एजुकेशन ले सकता है। ऐसी स्थिति में ये एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ऑनलाइन एजुकेशन का पहला निगेटिव पॉइंट ये होता है
कि इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्ड कम हो जाती है। जब कभी स्टूडेंट यानी आपका स्कूल जाता है तो स्कूल में ऑर्गेनाइजेशनल जो फंक्शनिंग होती है उसके बारे में वो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है और उसको ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी समझ में आती है कि किस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव होकर के कार्य करती है। जबकि ऑनलाइन एजुकेशन में ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग के जो स्किल्ड है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन का दूसरा सबसे निगेटिव पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन पे जब आप कभी बैठते हैं तो आपके पास ऑप्शन बहुत होते हैं और कम उम्र के बच्चे में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ही आसान है। कभी भी वो अपनी पढ़ाई को छोड़ करके किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर के लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब कभी आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे होते हैं उस समय आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो एंटरटेन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक है, यूट्यूब है और बहुत सारे इंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने समय को बेकार कर सकते हैं। इसका दूसरा सबसे ऑनलाइन एजुकेशन का तीसरा सबसे निगेटिव पॉइंट है डिप्रेशन। लगातार लंबे समय तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठने से बहुत सारे लोगों के अंदर ये देखा गया है कि उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है और डिप्रेशन के वो शिकार होते जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए यानी मेंटल इंप्रूवमेंट के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। चौथा इसका सबसे निगेटिव पॉइंट है लैब वर्क। आप ये जानते हैं कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में बहुत ही अच्छे तरीके से इस काम को समझता है। जब कोई ऐसे जटिल पॉइंट आते हैं तो उसको लैब में जाकर के बहुत सरल भाषा में समझने की कोशिश कराई जाती है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे लगे हुए तो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप लैब वर्क कर सके। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इलेक्ट्रिसिटी। आप ये जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बिजली नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सके। लेकिन अगर आप ये देखें तो हमारे भारत में अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ये जरूर दावा करती है कि हमने 99% गांव को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट की जो डिफिनीशन होती है वो थोड़ा सा जटिल है। जटिल इस मामले में है कि आप ये कह सकते हैं कि यदि कोई एक गांव है और उस गांव की टोटल पॉपुलेशन 1000 है और इस 1000 गांव में एक व्यक्ति के पास कनेक्शन है तो ये माना जाता है कि ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड गांव है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है कि बाकी जितने आपके गांव में घर हैं उन सभी लोगों के पास बिजली है। रूरल डेवलपमेंट के द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार ये बताया गया है कि भारत में 20% ऐसे घर हैं जहां पे आपका 8 घंटे से कम बिजली रहती है। भारत में केवल 47% ऐसे घर हैं जहां पे आपका बिजली 12 घंटे से ज्यादा रहती है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है डिवाइस, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास कॉम्टॉप होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा हर्डल है और एक बहुत बड़ी बाधा है, चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने भी और हाउस होल्ड के सामने भी कि कितने लोगों के पास लैपटॉप है, कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है। एक स्टडी के मुताबिक ये कहा जाता है कि भारत में केवल 30% ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। अगर 30% लोगों के पास स्मार्टफोन है तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एनएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में केवल 11% ऐसे लोग हैं जिनके पास लैपटॉप है और इस एनएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक लैपटॉप में उन सब सारी चीजों को काउंट किया गया है, चाहे वो कॉम्टॉप हो, लैपटॉप से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती है वो सब सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। वहीं भारत में केवल 24% लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है और बाकी जगहों पे इंटरनेट सुविधा नहीं है। अगर अलग अलग राज्यों की आप बात करेंगे तो इंटरनेट की पहुंच किसी राज्य में न के बराबर है और कहीं पर बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि रिमोट एरिया में आने वाले बिहार के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पे इंटरनेट की पहुंच बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में केवल 8% ऐसे घर हैं जहां पे इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध है और उनके पास कंप्यूटर और डिवाइस भी उपलब्ध है। अगर वहां पे ऑनलाइन एजुकेशन चलाया जाए तो वहां पे पॉसिबल है कि ये ऑनलाइन एजुकेशन वहां पे आसानी से चल सकती है। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है डिजिटल लिटरेसी, कि आप क्या ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आप कैपेबल हैं, क्या आपके लिए जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा उस चीज को आसानी से आप सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे।
हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनके पास अभी इस तरीके के ऑनलाइन डिवाइस को ऑपरेट करने की पूरी नॉलेज नहीं है। अगर उनके पास इस तरीके की नॉलेज नहीं है, वो अच्छे तरीके से डिवाइस को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा सके। यानी आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे एक टूल के माध्यम से ये चीज कार्य करती है। बहुत सारी ऐसी डिवाइस हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल टूल हैं जहां से हम इन सब सारी चीजों को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भारत में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो इस बात को अच्छे तरीके से समझने में सक्षम नहीं है कि किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है। दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो स्टूडेंट के पास भी बहुत बड़ी कमी है कि किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करना है। ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जो 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। अगर वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये पॉसिबल है कि बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो आपके 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ऑपरेट करना थोड़ा सा कठिन है। चौथा इसका सबसे बड़ा चैलेंज है इंटरनेट एंड पुअर स्पीड कनेक्टिविटी। भारत में ऑलरेडी आप जानते हैं कि जब भी हम कभी इंटरनेट को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे साथ क्या होती है कि जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो बहुत लो होती है। इंटरनेट की स्पीड लो होने की वजह से हम अच्छे तरीके से अपने काम को नहीं कर पाते। यदि इंटरनेट की स्पीड में बाधा है, यदि रुकावट है, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन एजुकेशन को चलाना, ऑनलाइन एजुकेशन को ऑपरेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ओवरऑल सारे पॉइंट्स का डिस्कस करने के बाद हमें एक बात का पता लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन अभी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का स्थान नहीं ले सकता। एजुकेशन के सेक्टर में ऑनलाइन चीज को जोड़ने के लिए अभी भी बहुत सारे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इससे रिलेटेड डेवलप करना होगा। जब हम इस पे आसानी से काम कर लेंगे और उसके बाद इस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करके तब जाकर के हम ऑनलाइन एजुकेशन आसानी से उपलब्ध करा पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।